नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बी पॉजिटिव यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आज पता है आपको 23 जनवरी है और आज एग्ज़ाम हुआ है उत्तर प्रदेश टीईटी का। तो उसका जो पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसका डिस्कशन का मेरा मेन मुद्दा यही रहेगा कि आंसर की तो आपको मिलेगी, साथ में इन सारे टॉपिक्स का आपको कैसे सोल्यूशन हुआ है वो भी हुआ। तो अभी सबसे पहले मैं मैथ्स का आपके साथ सोल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। तो कंसेप्चुअल भी आपको कभी समझ में आएगा, क्योंकि एक ही हो जाएगा ना, एक वीडियो में आपको आंसर की भी मिल जाए और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो यही हमारा मतलब उद्देश्य है ये वीडियो लाने का, कि आंसर की के साथ साथ आपको उसके पीछे का कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटते, सीधे मुद्दे पे जाते हैं। बात है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10⁻³ इज इक्वल टू, सॉरी इसका थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ मैं। 10⁻³ की वैल्यू कह रहा है कि 125 है, तो 10⁻⁻² की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए 10⁻³ इज इक्वल टू 125। तो इसको अगर हम कर देंगे 5⁻³ तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को इससे ले लिया है। तो अगर हम 10⁻⁻² करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25 या 5⁻², क्योंकि यहाँ पे 3 ले लिया है ना, तो यहाँ पे 2 ले लिया हमने। कितना आ जाएगा 25, बट माइनस में है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/25। ये ध्यान दीजिए, अभी समझ में आपको आ गया होगा कि माइनस में जब हम कोई वैल्यू करते हैं, जैसे देखिए x⁻² है तो इसको हम x⁻² ही कर देंगे। अगर x⁻−2 है तो 1/x², मतलब इसकी पावर को नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी हमारा आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद ये है, एक हमारा सिंपल सा रहता है कि भाजक और जो शेषफल रहता है उसमें क्या होता है कि इसमें कह रहा है कि कोई एक संख्या है, मान लिया वो संख्या x है, उसको हमने डिवाइड किया 16075 से। अब हमने यहाँ पे जो हमारा आया है भागफल वो आया है 167, और यहाँ पे शेषफल जो हमारा बचा है वो बचा है कितना 43। तो पूछ रहा है x की वैल्यू क्या है। तो हम सिंपल सा इसको निकाल सकते हैं, x मल्टीप्लाई 167 और प्लस का 43, जो कि हमारा पूरा किसके बराबर होना चाहिए 16075। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 96 आ जाएगा। इसके बाद हम 93 क्वेश्चन नंबर की बात कर लेंगे। यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, इसमें कोई इतना कंसेप्ट नहीं आ रहा कि जिसमें ज़्यादा बताएं, सिंपल सा एक बेसिक सा वो है, इस वजह से मैंने सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 के सबसे पहले आप देखिए कि धन पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, तो धन पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी एक लाइन है, तो यहाँ से 0 है, तो यहाँ से +1 +2 पूरे हमारे नंबर जाएंगे, यहाँ पे -1 -2, तो इस साइड यहाँ से जो जो जाएंगे ये सारे धन पूर्णांक कहलाते हैं। ये जो नंबर्स हमारे होते हैं, पूर्णांक मतलब अंक पूर्ण हो, और धन मतलब धनात्मक। इसके बाद अभाज्य आपको पता ही है, जिसका कोई मतलब a प्लस आधन भाज्य। अभी हिंदी के भी इसका बन रहा है, वो भी मतलब जितना पेपर आया पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा विद कंसेप्ट के साथ। तो प्लीज़ आप बने रहिएगा, आंसर की और कंसेप्चुअल डेटा सबको समझ में आएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, पार्ट में आ रहे हैं, बट थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो अभी ये अभाज्य और धन पूर्णांक आप समझ गए होंगे। तो बात कर लेते हैं कि 50 से छोटे। तो हम देखिए सिंपल सी एक बात है, आंसर इसका 15 है, आंख बंद करके आप लगा दीजिए। बट कैसे हमें करना है, हमें कैसे कंसेप्ट से सीखना है, तो हमने आपको 2 चीज़ें बताई। अभी आप यहाँ पे कैलकुलेट ही कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम मिल जाता है कि हम ये क्वेश्चन 30 सेकंड में कर सकते हैं। हमने देखा 1 हमारा धन पूर्णांक है, 3 धन पूर्णांक है, अभाज्य और धन पूर्णांक ये ध्यान देना है। इसके बाद 5, इसके बाद हमारा 7, इसके बाद हमारा 11, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 13, इसके बाद हो जाएगा 17, यहाँ पे 19, यहाँ पे 23 एंड 29। ध्यान देना है, क्योंकि और यहाँ बीच का कोई भी है वो किसी और से डिवाइड है तो वो अभाज्य नहीं होगा। इसके बाद हम करेंगे 31, 37, 39 हो जाएगा, सॉरी 39 तो हो जाएगा। हम यहाँ पे रखेंगे 41, 43 एंड 47। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें, तो 15 हो गए। तो ये हमारे अभाज्य आ जाएंगे। कुछ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट थोड़ा सा हमें ध्यान देना था, तो यहाँ पे 15 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या को दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अपने आप को कूल रखिएगा। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या, 2 संख्याएं हैं, एक x मान ली और एक y मान ली। ओके, कह रहा है 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग इतना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, x और y हमने मान ली हैं। फिर कह रहा है कि बड़ी 2 संख्याएं में से बड़ी संख्या का दुगुना, 2 संख्याएं हमने यहाँ पे मान लिया है कि x बड़ा है y से। थोड़ी देर के लिए हमने माना कि x हमारी बड़ी संख्या है, y हमारी छोटी संख्या है।
आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हमने पहली लाइन पढ़ी, दो संख्याएं मान ली हमने x और y, फिर इसके बाद माना कि एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, ओके हमने x को छोटा मान लिया, y को हमने यहाँ पे x को बड़ा मान लिया, y को छोटा मान लिया। ये चिन्ह तो आपको पता ही होगा, चिन्ह समझ रहे हैं ना, x हमारा बड़ा है, हमारा दिमाग बनाना चाहिए। फिर कह रहा है बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के, तो बड़ी संख्या के दुगना मतलब 2x, दो संख्या हो गया, दुगना यहाँ तक हो गया, छोटी संख्या के 5 गुने से, तो छोटी संख्या के 5 गुने 5y हो जाएगा, से 3 ज़्यादा है। मतलब अब यहाँ पे ध्यान दिए, कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। इसका मतलब है कि 5 गुने से 3 ज़्यादा है। इसमें हम +3 और कर देंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर y के साथ 5 गुने से 3 ज़्यादा है। बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, अभी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योगफल 71 है। तो बड़ी संख्या के 4 गुने मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड जो बन जाएगा ऑप्शन वो 4x प्लस छोटी संख्या के 3 गुने 3y का योगफल कितना है, 71। समझ में आ गया ना। अभी इस चीज़ को यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें इस 4x लाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x माइनस, पता ही आपको इस तरफ लाएंगे बराबर किस तरफ लाते हैं तो -3 हो जाता है, -10y, और ये यहीं पर बना रहेगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अभी हम इस पे माइनस प्लस माइनस आपको पता ही घटा देते हैं, ये कट गए, ये हमारा हो गया 13 और ये हमारा इसमें कितना आ जाएगा 65। यहाँ पे y है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे निकाल देंगे तो उससे 63 होता है, तो y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 5 मतलब उसमें से एक संख्या हमारी 5 आ गई, बस इसके बाद हमें सॉल्व नहीं करनी है, छोटी संख्या हमारी 5 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं 5 किसमें, किसी में इसमें है 5, हमारा आंसर ये हो गया। अगर हम यहाँ पे फिर y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर बन जाएगा, बट हमें नहीं रखना है, कंपटीशन है ना भाई, तो हमें क्या करना है, सीधे 5 देखना है, y की वैल्यू 5 आ गई है, दूसरा हम इसको कर देंगे, बाद में इसको सेटिस्फाइड करते रहेंगे तो हो जाएगा, बट नहीं, हमारा आंसर आ गया। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 नंबर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, थोड़ा सा बार बार मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा काफ़ी बड़ा बन जा रहा है, बट प्लीज़ आप देखिएगा जरूर, आपको अच्छा लगेगा। 95 कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। वर्ग आपको पता ही होगा, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे पेन लेना भी उससे भूल गया था मैं। तो वर्ग हमारा क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सॉरी ये आ गया हमारा, यहाँ पे पेन ले लेता हूँ फिर से मैं। वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं हमारी बराबर, ये देखिए कहीं हद तक हमने सही बना दिया। तो कह रहा है एक भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। ओके, मान लिया हमने कि एक भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर की है। कह रहा है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 है। आयत की चौड़ाई बताइए। तो अब क्षेत्रफल इसका क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, देखिए ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², मतलब इसके अंदर का पूरा ये जो है a², मतलब a है ये, भुजा का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। अब कह रहा है कि एक 16 है, अब आयत तो हमारा ऐसे बनता है और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे एक लंबाई इसमें कितनी दे दी है 16, ब्रेथ पूछा है और कह रहा है ये किसके बराबर है 64 के, क्योंकि इसके बराबर देखो है ये, तो b इक्वल टू क्या जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 16, तो सिंपल सा 4, ये हमारा आंसर। तो आंसर इसका b आ जाएगा 2, मतलब आंसर 2 4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 96। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं, सब अपने आप सही आ जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका महत्तम समापवर्तक बताना है आपका क्या है। तो
देखिए 2 चीज़ें होती हैं, लासा लघुत्तम और महत्तम मासा, 2 चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे पूरा क्लास तो मैं नहीं लूँगा, बट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। तो सबसे पहले जब ऐसे ये क्या होती है, ये भिन्न है ना हमारी, तो इस तरीके के अगर कभी इसका लासा मासा कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके ये जो पोर्शंस है ना इनको बराबर कर दो। मतलब हर जो है हमारा भिन्न कैसे बनती है, अंश और हर से, अंश और हर से बनती है। तो उनके अगर कोई भिन्न आ रही है उसका लसाअ तो हर बराबर कर दो। तो हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐसे किसी नंबर से कर देते हैं जिसका हर बराबर हो जाए। तो जब हम देखेंगे तो इनका जो ये सारे जो नंबर्स हैं ना हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। यहाँ पे है 33, 55 एंड 22। इसमें ऐसा कौन सा होगा कॉमन, क्या हो जाएगा, इनका भी कॉमन हो जाएगा 330। ये देखेंगे तो इससे हमारा ये भी कट जाएगा। ये किससे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक, इसमें हमने कितना का किया, 6 का, 56 से 30, 56 से 30, 3 33। ठीक है, इसमें हमने कितने का किया है, देखो कितना हो जाएगा 22, और इसमें हमने किया है 15 का, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33। तो समझ में आ गया। तो ये 330 हमारा इसका क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा सबका कॉमनली। तो हमने अब ध्यान से देखना है, हमने क्या किया, कॉमनली सबका 330 ले लिया, 330 हमने ले लिया। अब 330 में हमने क्या किया, 14 में से कितने का गुणा किया था हमने, 14 में से कितने गुणा किया था, 10 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 140। ठीक, इसके बाद दूसरी संख्या कौन सी बन जाएगी हमारी, 42। 42 में हमने कितने गुणा किया था, 6 का। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 42 छक्का कितना होता है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे और एक अच्छे तरीके से रख सकते हैं। 330 हमने ले लिया, अब हमको इससे कोई मतलब नहीं, अब हमको ये पता है कि नीचे हमारा 330 आएगा ही आएगा, ये ध्यान में देना है। तो इसका मतलब है कि 330 नीचे आना है, तो ये और ये तो होगा नहीं, हमने एलिमिनेट कर दिया, मतलब इसको काट दिया। अब इनमें से हमें देखना है, मासा निकालना है। मासा मतलब होता है इन तीनों में, अब ऊपर की बात चल रही है, इनमें क्या क्या कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन है इसमें, अगर देखें 7 दूनी 14, 7 छंग 42, ठीक है, और 7 21, 3 6 और 2। अब बाकी और तो आ नहीं रहा, तो इसमें 7 कॉमन आ रहा है ना, तो 7 कॉमन हमने यहाँ से ले लिया। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 7/30। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, जो हमारी पहले भिन्न थी उनके सबके हमने हर को बराबर करने के लिए एक नंबर लेके आ गए, 330 नंबर आ गया उसका। इसके बाद हमने इन सबको ऊपर ऊपर देखा कि कौन कौन सा कॉमन है, क्योंकि महत्तम समानुपाती क्या होता है, जो कॉमन मिलता है सब में। तो जो कॉमन 7 सब में कॉमन है और कोई संख्या कॉमन होनी नहीं, तो 7/30 सिंपल सा लग गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। 97 कह रहा है कि इतने का वर्गमूल क्या। देखिए वर्गमूल और वर्ग में अंतर होता है। अगर 4 है, इसका बोल दिया जाए कि वर्ग क्या है, तो इसका वर्ग हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, ये इसका वर्ग हो गया। अगर वर्गमूल बोला जा रहा है कि 4 का वर्गमूल कितना है, तो हम √4 करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 2। तो अभी आपको वर्गमूल समझ आ गया होगा कि वर्गमूल क्या है। तो इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब √7 + 2√10 करना है। एक्चुअली इसका आंसर अगर मैं सीधे बताऊं, क्योंकि सॉल्यूशन करने के बाद तो 2√5 आ जाएगा। ये तो नहीं, बाकी नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, मैं एलिमिनेट मेथड से आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा, और इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि ये इसके क्लोजेस्ट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। तो कह रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो देखिए एक वर्ग वर्ग तो आपको पता ही होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3, और तीनों भुजाएं बराबर हो। और कह रहा है उनमें से एक उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब है कि उनमें से कोई एक मिलती है। तो हमने मान लिया कि ये इसके साथ मिल रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD हमारा एक जो वर्ग बना था इस, और ये मान लिया हमने P, तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया। सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं आपस में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक भुजा की लंबाई जो है, एक भुजा कोई भी, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं, तो किसी एक भुजा की लंबाई है 4/3, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए किसी भी आकृति का परिमाप कैसे नापते हैं। अगर मान लीजिए कि ये हमने एक, सॉरी ये तो कुछ ज़्यादा गंदी बन गई, ये हमने एक बना दी आकृति, ठीक है, इसमें बोला इसका परिमाप क्या है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, हम यहाँ से जाए ये सारे को ऐड कर देंगे तो वो हमारा परिमाप बन जाएगा। तो इसी में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, फिर इसको ऐड कर लेंगे 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 बार ऐड कर लिया, मतलब कि 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3, इसको हम
क्योंकि 5 ही भुजाएं, देखिए भुजाएं 6 हैं बट हमें परिमाप, क्योंकि ये तो कॉमन है, ये वाली जो है वो तो कॉमन है, तो हमें इस पूरा परिमाप ऐसे निकालना, निकाल लिया हमने, ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 20/3। इसको अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6/2/3, 6 3 18 2 20 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा इसका 2, 6 मतलब 6 सही 2/3। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 99, कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी। तो सिंपल बात है, हम 99 से विभाजित करके देख लेते हैं। तो देख ही लेते हैं फिलहाल, इसमें तो कोई और ऑप्शन है नहीं इसका। तो इसमें एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि 99 जो है वो किससे विभाजित हो जाएगा, 11 से और 9 से। तो हम 99 से ना करके हम ये देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या है जिसमें जो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि 11 से कौन सी विभाजित हो रही है, तो हम पाएंगे कि इसमें जो हमारी संख्या है 445 वाली, ये वाली सॉरी 345 वाली, ये विभाजित हो जा रही है। तो इसमें सिंपल सा हम क्या करेंगे, एक बार 11 से देख लेते हैं, फिर 9 से देख लेते हैं डिवाइड करके, क्योंकि पूरा 99 से करने में हमें टाइम लग जाएगा ना। तो हमें क्या करना है इसमें कि पहले 11 से डिवाइड करना है, अगर 11 में से एलिमिनेट कर देना है कि 11 में से कौन सी हो पाएगी, कौन सी नहीं हो पाएगी। इसका 11 से होगी, फिर हम 9 से देख लेते हैं, तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 2। सिंपल सा था, इसमें कुछ वो नहीं। पाई क्या है, देखिए पाई क्या है, ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7, सबको पता ही होता है, मान जाती है। अब क्या है 22/7 कहने में क्या है, एक अपरिमेय, मतलब परिमेय बन गई है। परिमेय क्या होती है हमारी, भिन्न, मतलब p/x में जो लिखते हैं उसको भिन्न लिखते हैं। बट इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एक टाइम आने के बाद क्या होता है कि उसमें ये क्या, इसके बाद भाग नहीं जाता। जैसे देखिए 2/5 अगर इसको रखते हैं तो कितना आ जाएगा, हम जो करेंगे 0.4, इसके बाद कुछ नहीं, इसका वैल्यू फिक्स्ड है ये। तो जब इस तरीके की वैल्यूज होती है ना, ये होती है परिमेय, p/q के फॉर्म में। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1/3 है तो इसमें क्या जाएगा 0.3 0.3 0.33 बढ़ते चला जाएगा ना। ये इस टाइप की अपरिमेय होती हैं संख्याएं, समझ में, इसमें इनको हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। तो इसका क्या होता है कि इसका जब हम इसको भाग देते हैं तो इसमें इसका 3.14 इस तरीके से आता रहता है कंटिन्यू, एंड नहीं होता, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। अभी समझ गए आप, परिमेय संख्या भी आप समझ गए, अपरिमेय संख्या भी समझ गए। पूर्णांक का मतलब होता है 5। ये क्या है पूर्णांक, 5/1 ये परिमेय संख्या है, बट एक पूर्णांक है, पूर्ण अंक है ये। अब आज आपको पता ही होगा कि जिससे किसी के भाग न जाए, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारी संख्या है वो पाई हमारी जो होती है वो अपरिमेय होती है। 101 क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर लेते हैं। 101 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए इन चीज़ों में हमें सिंपल सा एक फंडा करना है कि इन ऐसे सवालों में क्या होता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान लिया x खरीदा है और विक्रय मूल्य कितना है 3x/2, समझ में आ रहा है ना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का इतना है। चलिए क्रय मूल्य हमने मान लिया कि x है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3x/2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, तो एक चीज़ सिंपल सी मान के देख लीजिए कि 3/2 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 + 1/2 है, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो 1 मतलब लाभ, हमारा जो क्रय मूल्य था वो तो ये जो हो गया ना, क्रय मूल्य तो ये हमारा हो गया 1 जो था। तो हानि तो हो ही नहीं सकती ऐसे, जहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा है, हम मतलब किसी चीज़ को बेच ज़्यादा में रहे हैं, तो हानि तो हमें कहीं होगी ही नहीं। होगा क्या, होगा हमारा फायदा, तो लाभ ही होगा। बट इस तरीके से जब कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ करती हैं, तो उसमें हमेशा हमारा यही, क्योंकि लाभ हमारा कितना 1/3 का बन रहा है ना, तो उतना ही परसेंट का बनेगा, 100% में हम जाएंगे उसका, क्योंकि 1/3 इसका पोर्शन बन रहा है। तो इसका अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का 9 100 100 है, तो हमारा ऑप्शन आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% का लाभ। हानि नहीं होगा, क्योंकि हानि तो हमारा प्लस बन ही रहा है, तो ये ध्यान देना है, और हमें करना आंसर हमारा हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 102 हम सॉल्व कर लेते हैं। 102 में क्या कह रहा है कि इतने को 12 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा। इतने को भाग देने पर शेष फल क्या आएगा, तो हम भाग दे के देख लेते हैं, सिंपल सा है।
तो भाग दे के देखिएगा। हालांकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा ये, क्योंकि और इस क्वेश्चंस के लिए और ऐसा कुछ इस तरीके का कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा वो लगता है। हाँ, बस इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि लेकिन हमें देना ही पड़ेगा, हम पूरी संख्या हम भाग ही दे देंगे, और जब हम भाग देंगे तो सिंपल सा बात है, हमें कितना जाके सोल्यूशन के बाद हमने पाया कि आंसर 4 आएगा इसका। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है कि इतने का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक 8, हालांकि सॉल्व भी इसमें हुआ, फिर 6, फिर 5, ये सॉरी 9 एंड 2, तो कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 आ गया, इसका इकाई अंक 8 बन गया। ठीक है। इसके बाद इसको बात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, इकाई अंक फिर से 8 आ गया, फिर इसका 8 × 64, इकाई अंक 4, तो इकाई अंक कितना जाएगा, 4। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, वो पहले आप देखिएगा, जानिएगा। या मैं एक काम करता हूँ, इसका आंसर आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। इसका आंसर 4.5 आएगा, सॉल्व करने के बाद 4.5 आया था। इसके बाद कह रहा है 105 नंबर क्वेश्चन है कि सांख्यिकी में विचरण का विशेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। मतलब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रिलेटेड विद द मेथड ऑफ एनालिसिस, इसमें बहुत सारे रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली वाली बात ये है कि जो एनालिसिस ऑफ वेरिएशन इन स्टैटिस्टिक्स है ना, ध्यान देना, स्टैटिक्स लाप्लास ने क्या किया था कि अपना खुद का नियम दिया था। ठीक है। न्यूटन गॉस प्रमेय, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, गॉस प्रमेय इन्होंने क्या किया था कि ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अगर आप मैथ से रहे होंगे तो उसमें गॉस ने कुछ वैल्यू, जो बाउंड्री वैल्यूज थी, उनके बारे में बताया था। बट ये जो विचरण का विशेषण या जो वेरिएशन एंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स किया था, एनालाइज किया था, वो किया था RA। ये हम कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, बट आपको याद कर रखना ही पड़ेगा। हर एक बुक में अगर आप देखेंगे ना कि स्टैटिक जो इन्वेंटर ऑफ अर्थमेटिक, तो उसमें आप जब जैसे डालेंगे, या मैथमेटिक्स के जो भी इन्वेंटर रहे हैं टॉपिक वाइज, तो उसमें नाम आ जाएंगे सबके, लिस्ट निकाल लीजिएगा। तो हमारे इसके RA फिशर हो जाएंगे, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया था। जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें इनका नाम आता ही है शुरुआत में ही। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106, इसका समझ में आ गया होगा, AR फिशर है, सॉरी RA फिशर। इसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ABC के मध्य बिंदु क्रमशः, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इनका मध्य है, इस लाइन का मध्य, ये मिड, ये मिड, ये मिड। अभी इसमें क्या है कि उन्होंने कुछ नहीं बताया। अभी यहाँ पे क्या है कि जब ये मिड है, इनको बना दिया गया, तो इस जो त्रिभुज बन गए ना, एक ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर होगा। ये एक क्या बोल सकते हैं, रूल है कि मध्य बिंदु से बना है, इसका मतलब ये भुजा बराबर होगी, इसमें ये भुजा बराबर होगी, इसमें ये भुजा बराबर होगी। जब इन मध्य बिंदु को बनाया गया है तो समझ गए ना आप। तो इनका क्या होगा कि आपस में इनका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल सी बात है। DEF इसका क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज के 1/4, एक ये बन गया, 2, 3, 4, तो अगर इसका पूछा गया है तो चौथाई पार्ट ही तो है, तो 1/4 पार्ट, आंसर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे सॉल्व हुआ है। बड़ी बात तो ये है। चलिए, अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। 107 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, A है, मैं पेन ले लेता हूं, समांतर माध्य A है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन हमारा जो होता है वो A है, ओके, A मान लिया। इसके बाद कह रहा है कि जो ज्योमेट्रिक मीन मतलब ज्यामिति माध्य है वो G है, एंड हरात्मक माध्य जो है वो H है। देखिए, फिर से वही आ गया कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें मुझे बताने के लिए। तो कह रहा है इसमें कि इन चीज़ों में इसका जो है वो कौन छोटा होता है, कौन बड़ा होता है, क्या होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ। हरात्मक माध्य क्या होता है, जैसे कि 1/2, 1/4, 1/6, तो इसमें क्या हो रहा है, एक हरात्मक श्रेणी बन रही है। हरात्मक श्रेणी का मतलब कि इसमें 1/2 और 1/2 चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो ये क्या है, एक सीरीज बनती चली जा रही है। तो इनका माध्य जो होगा वो हरात्मक माध्य होगा। इसके बाद जो हमारी ज्यामिति माध्य होता है वो क्या होता है कि जैसे 2, 4, 6, समझ रहे हो ना आप,
तो इसमें क्या है कि इसमें 6 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे 8 है एंड 8 16, क्योंकि इसमें क्या 2 का मल्टीप्लाई होता चला जाए, 2 8 16, तो ये हमारी कौन सी बन गई, ये बन गई हमारी गुणात्मक श्रेणी, ठीक है, या हम जो बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन जिसको बोलते हैं। और समांतर माध्य मतलब होता है कि जैसे कोई एक श्रेणी है 1 2 3 4 5, इनका एक इसके बीच में चला जा रहा है, तो इनके माध्य का एक सिंपल सा फंडा है कि जो समांतर माध्य होता है हमारा वो सबसे ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू, फिर इसके बाद हमारा जो जियोमेट्रिक मीन होता है उसकी वैल्यू होती है, और हरात्मक माध्य आपको पता ही है कि हरात्मक श्रेणी से बनता है, तो इसके लिए ए फिर बड़ा होगा हमारा जी, फिर बड़ा होगा हमारा एच, तो इसका ऑप्शन जो हमारा 4 सही हो जाएगा। आपको हमें सीरीज बता दी, श्रेणी बता दी, माध्य आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। ये दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो एक मान लिया x है और एक मान लिया हमने y है। कह रहा है दोनों का अंतर x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, और दोनों का गुणनफल x y कितना है 36 है। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, व्युत्क्रमों का अंतर। तो हम क्या करेंगे कि व्युत्क्रम क्या होता है ये ध्यान देना है हमें। जैसे 5 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ गए ना। तो इस तरीके से है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/x एंड 1/y कर देंगे हम। अभी हम क्या करेंगे, इनका अंतर पूछा है तो हम क्या करेंगे, इधर कर दो x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ये हमारा बन गया व्युत्क्रम। x माइनस वाई कितना दिया गया है 5, तो 5 आ गया। एक्स वाई कितना दिया गया है 36, तो हमारा इन दोनों का व्युत्क्रम कितना आ जाएगा 5/36, आंसर हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्वेश्चन को बता देंगे। देखिए क्या बोला, दो संख्याएं हैं, दो संख्या हमने पहले x और y मान ली, दोबारा से बता देता हूँ। अंतर कह रहा है x माइनस वाई कितना है 5, ओके मान लिया। फिर कह रहा है गुणनफल, दोनों का गुणनफल एक्स वाई कितना है 36। कह रहा है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1/x माइनस 1/y, इनका व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। इसको, इस भिन्न को सॉल्व कर लो, y का गुणा यहाँ हो जाएगा, x का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो y माइनस x अपॉन एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है 5, तो 5 आ गई। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 36, तो हमारे इस तरीके से आंसर आ जाएगा दूसरा नंबर 5/36। चलिए फिर कह रहा है कि 20वीं सदी के गणितज्ञ जो प्रतिभावान गणितज्ञ कौन से थे, स्वशिक्षित। देखिए ध्यान देना है हमें यहाँ पे 20वीं सदी मतलब 20th सेंचुरी, अगर हम इंग्लिश वाले में आएंगे तो 20th सेंचुरी। तो आर्यभट्ट, हरिश्चंद्र, ये बहुत पुराने, सिद्धाचार्य, ये हमारे आर्यभट्ट तो बहुत पुराने हैं, फिर सिद्धाचार्य ये बहुत पुराने हैं। 20वीं सदी के हमारे जो साउथ इंडिया के थे, बहुत ही छोटी हाइट के थे, बट उनका बहुत ज़्यादा दिमाग चलता था और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रूल्स भी बनाए, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो जो श्रीनिवास रामानुजन हैं, ये हमारे फादर ऑफ इंडियन मैथ्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे आंसर है उनका, श्रीनिवास रामानुजन। चलिए कोई बात, जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि 20वीं शताब्दी आ गई, ये अभी 20वीं शताब्दी के थे, ये लोग तो बहुत पुराने हो गए, ये ध्यान देना था बस यहाँ पर। आई होप आप लोगों ने ध्यान दिया भी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना कमरा, और कमरे को हम अच्छे से लेंगे सजा, बहुत अच्छा कमरा बनाएंगे ताकि आपको अच्छा लगे। ये हमारा कमरा बन गया। देखिए कह रहा है 4 दीवारें हैं, 4 दीवारें होती हैं बिल्कुल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, ओके। लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, या हम ये चौड़ाई मान लेते हैं, ये लंबाई मान लेते हैं, तो ये x है, ये 2x है। ध्यान देना 3D इमेज है, प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कह रहा है कि यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, मतलब ये ऊंचाई जो है वो 11 मीटर है, दे रखा है कि 11 मीटर है, ओके। तो अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर हम पहले 4 दीवारें होंगी ना, इस दीवार को करें तो इस दीवार में क्या कर रहे हैं, हमारा 11 आ रहा है क्योंकि 11 ऊंचाई आ रही है, और x, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये दीवार 1 है हमारी, दीवार 1 का क्या हो जाएगा 11 गुणित x, एक दीवार का आ गया प्लस। अब बात करते हैं इस दीवार का,
इस दीवार का कितना आ जाएगा, ये 2x है और ऊंचाई तो 11 है ही, तो इसकी आ जाएगी 2x गुणते 11। समझ में आ गया, एक दीवार की ये, दीवार 2 की ये, दीवार 1 की ये। अब हमारी दीवार 3 आती, दीवार 3 ये वाली आएगी, ये वाली, ध्यान दे रहे हो ना आप, 3D इसके पीछे, ये भी x और 11 आ जाएगी, तो इसका कितना आ जाएगा, x गुणते 11। ये दीवार हमारी 3 बन गई। इसके बाद चौथी दीवार कौन सी आ जाएगी, ये पीछे, जो पीछे बन रही है ये वाली, तो इसमें इसका 2x लंबाई है और ऊंचाई कितनी है इसकी 11, तो ये हमारी 4। इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11x 22x 11x 22x, मतलब ये पूरा बन जाएगा हमारा 66x। और ये है किसके बराबर, पूरा क्षेत्रफल है किसके बराबर, 660 के। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 10। ये ध्यान दिया आपने, समझ में आ गया होगा आपकी, x बराबर 10। चलिए अभी क्या कह रहा है कि छत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो छत यही तो बनेगी ये, तो छत में ऊंचाई का तो मतलब है नहीं, मतलब x, ये 2x है और ये x, इसी का तो मतलब बढ़ेगा, तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल पता ही है आपको, लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है 2x, चौड़ाई कितनी दी है x, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x की वैल्यू हमने कितनी दे रखी है, यहाँ x की वैल्यू 10 आई है, तो 10 का स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 2 × 100 इक्वल टू कितना हो गया 200, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 200 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3D इमेज है, आपका कमरा है, देख लीजिए कैसे सजाना है उसको। चलिए अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कह रहा है चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू दिस, तो वैल्यू इतने की a/c, a + b + c का बटे c की वैल्यू निकालना है, कितना होगा इसका मान। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं और पता करते हैं कि इसका कितना मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं क्या आ जाएगा, a/c, इसको कैलकुलेट खोल ही दिया हमने, b/c + c/c, तो c/c तो ये 1 हो गया। बात कर लेते हैं हम यहाँ a/c आएगा, तो हम इनको दोनों को लेकर देख लेते हैं। देखना हमने क्या किया, a/3 बराबर c/3 किया, 7, हमने क्या कर दिया, 7 को 3 को यहाँ ले आओ, c को यहाँ ले आओ, तो a/c इज इक्वल टू हो जाएगा 3/7। समझ में आ गया ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। इस तरीके से हम जब b/c को करेंगे तो हम इसको ले आएंगे, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे 4/7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/7 + 4/7 + 1 तो है ही, इसका 7 कितना हो जाएगा 7/7 + 1, यहाँ से कट जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2। बहुत सही, आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लास्ट का, जो हमारे जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, और इसके बाद भी हैं बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कोई बात नहीं, हम एक एक करके सारे सॉल्व कर लेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें ऐड कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, तुम्हारा आंसर आ जाएगा मंगलवार, तो इस तरीके से हमारा आंसर मंगलवार होगा। 3 इसका सही है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कह रहा है, चलिए ये क्वेश्चन है 113, इसको करते हैं। तो ये सिंपल सा एक हमारा भिन्न बन जा रहा है, जब इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 11/64 आ जाएगा। सिंपल सा है, कोई इसमें कुछ इस तरीके का ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कैसा है, और नहीं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। एक नया न्यू सेशन लाएंगे हम, उसमें अच्छे से हम बता देंगे। तो इसका सिंपल सा कैलकुलेट करेंगे, पावर्स रख देनी है और उसको कैलकुलेट कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। आंसर इसका मैंने बता दिया कि 11/64 हो जाएगा। इसका एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं। अब देखिए एक त्रिभुज इस तरीके से बनता है, ठीक है, नहीं मीट कर पाएंगी, तो इस वजह से इसका आंसर ये आ जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले हमें जानना है आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है, आरोही क्रम होता है, आरोही और अवरोही, ठीक है। तो आरोही में मतलब होता है कि पहले छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, ये हमारा होता है आरोही क्रम। अवरोही में क्या होता है कि पहले बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर, समझ में आ गया। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही, एक चीज़ और था, आरोही में कितने लेटर हैं 3, मतलब छोटा है तो पहले छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़े बड़े बड़े। अवरोही में बड़े कितने 4 है, मतलब बड़ा है तो पहले बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा छोटा छोटा। ये मेरा कंसेप्ट है, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग, पता ही होगा। इसके बाद 2 का रूट क्यूब निकालना है, तो 2 का रूट क्यूब निकालना है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, और 4 का अगर हम इतना वो करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए अगर हम ये करें कि 4 का
इंटू यही तो हुआ है इसका। तो जब हम इसका करेंगे 5 का 2 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, एंड इसकी भी 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। तो अगर इसको हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 4 करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा कि सबसे छोटा हमारा कौन सा हो जाएगा। भाई इसके 4 का 4 गुना का ज़्यादा जा रहा है ना, फिर उससे छोटा ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर वैल्यू कितनी मीट कर रही है। तो सबसे पहले सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 4/3, मतलब 4 5th का 4 टाइम्स इतना हमारा आंसर बन जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। तो क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों को दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन सा मापक प्रभावित होता है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आपने देखा है बहुलक, बहुलक का मतलब होता है कि किसी संख्या में, जैसे मान लो कि 2 3 2 5 2 7 2, तो इसमें ये जो आ रहे हैं ना ये बहुलक है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हम मान लीजिए कि ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बहुलक पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ओके पड़ रहा है बहुलक पे फर्क। इसका मतलब है कि बहुलक पे हमारा फर्क पड़ेगा, तो बहुलक पे पड़ेगा। इसमें बहुलक नहीं है तो इसका मतलब 2 नंबर हमारा आंसर सही नहीं हो सकता। इसके बाद कह रहा है कि दोनों छोरों के प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से उसमें, ओके हमने जान लिया। इसके बाद कह रहा है हमारा कि माध्य में पड़ेगा। अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो माध्य में जो है वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने अगल बगल से हटा दिए हैं, तो माध्य में तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो माध्य ये है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो पहले नहीं हो सकता। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक और मध्यक जो हमारा होगा उसका, मतलब मीडियन। मोड एंड मीडियन दोनों में मतलब थोड़ा सा अंतर होता है, तो जो मीडियन होगा हमारा वो और मोड ये दोनों प्रभावित होंगे, ठीक है। बाकी मीन तो वही रहेगा, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। या हिंदी में बोले तो बहुलक और मध्यक हमारा बढ़ेगा, बाकी सेम वैसे रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, बहुलक एंड मध्यक। हमने कैसे अभी बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 117 की। तो कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन, घन क्या होता है, देखिए हमने आपको वर्ग तो बताया था, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग मतलब होता है 2D की बात करते हैं, जब बात होती है 2 डायमेंशंस की, ठीक है। तो अगर 2 डायमेंशनल बात है तो 2D मतलब ये हमारा हो जाएगा वर्ग। अगर यही 3D की बात कर देते हैं हम, 3 डायमेंशनल अगर है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये घन हो जाएगा हमारा, जिसमें क्या होता है कि इसमें सारी भुजाएं इसकी, माचिस देखा है ना, वो घनाभ होता है हमारा, जिसमें लंबाई या चौड़ाई में अंतर होता है। तो ये हमारा हो जाएगा घन, जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अभी आपको घन में हालांकि बहुत लो स्तर से बता रहा हूँ, सारी भुजाएं समान होंगी। तो ये हमारा घन हो गया। तो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर इसका एक है, हालांकि सारे सब 5 हो जाएंगे। रंग लगाया जाता है, इसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले घनों में काटा जाता है। इसमें इसको पूरा रंग लगा दिया, पूरा लाल 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 लहूलुहान कर दिया। इसके बाद इसमें क्या हो जाता है कि 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है। कितने घनों का क्षेत्रफल एक ही फलक पर रंग होगा, कितने फल ऐसे आएंगे जिनमें एक ही फलक पे इनका सबका जो वो है वो हो जाएगा, तो कितने होंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक में देख लें कितने होंगे, तो हमारी फलक कितनी है, 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक 5 फलक 6 फलक, मतलब टोटल कितने फलक हैं, टोटल जो हमारी इसमें फलक हैं वो हो जाएंगी 6। तो हम एक फलक में निकाल लेते हैं, एक फलक में कितने आएंगे, इसके बाद उनको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने एक फलक ये ले ली, ठीक। जब हमने एक फलक ये ले ली तो अब देखते हैं कि हमें इसमें कितने मिल जाएंगे। तो जब हमने इसमें देखा तो इसमें हम देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर का है, तो ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 × 5 कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर का। अब 25 सेंटीमीटर में हमने एक एक के काटे, ठीक है। तो ऊपर कितने बन गए, 4, समझ में आया। इसके बाद सॉरी 5, इसके बाद इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, मतलब एक फलक इसमें जब हम काटेंगे तो 25 बन जाएंगे, एक एक घन सेंटीमीटर के। नहीं 25 क्यों बनेंगे, 5 सॉरी, 1 2 3 4 5, हाँ 25 बन जाएंगे। और
जिसमें से कह रहा है कि जिसमें से कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि जब जो हमारे ऊपर वाले आएंगे उसमें इस फलक का रंग आ जाएगा, इस तरफ जो आएंगे उसमें भी रंग चढ़ जाएगा, इस तरफ जो आएंगे उसमें भी रंग चढ़ जाएगा, इस तरफ भी आएंगे तो उसमें चढ़ जाएंगे। इसका मतलब है कि बीच में हमारे कितने बचेंगे, देखो ये तो पूरे पाँचों के पाँच नहीं रहेंगे, इसके बाद बीच वाले इस तरफ उस तरफ वाला नहीं बचेगा, यहाँ पे जो तीन बचेंगे उनके बन जाएंगे, फिर यहाँ पे जो तीन बचेंगे उनके बचेंगे, यहाँ पे जो तीन बचेंगे तीन, क्योंकि नीचे वाला फिर देखिए पहला फलक यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। पहला फलक जो बना, पहला फलक में तो इसका ये भी आ जाएगा, ऊपर वाला भी ले लेगा, तो पांच हमारे गए। इसके बाद इसमें जो इस एरिया को बनेगा इसमें भी इसके दो फलक हो जाएंगे, तो ये वाला भी गया, इसमें भी गया, नीचे वाले भी गए। अब यहाँ पे बनेगा कितना, एक यहाँ चला गया कि यहाँ चला गया, यहाँ पे एक दो तीन ही तो बचे, फिर पहले वाला चला गया, दूसरे वाले में तीन बचे, तीसरे वाले भी तीन बच गए, चौथे वाले पे तीन बच गए, पांचवें वाले में तो ऑलरेडी नहीं मिलेंगे, तो तीन प्लस तीन अगर देखेंगे तो 9 हो गए। ठीक, एक में ऐसे ही एक पल्ले में हो गए, दूसरे पल्ले में 6 पल्ले हमारे, हमने आपको बताया कि 6 पल्ले हैं, तो जब 6 पल्ले हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 54, तो हमारे कितने ऐसे आ जाएंगे जिन पे एक ही फलक पे कलर होगा, वो होगा 54। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि पंचभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो देखिए ये त्रिभुज है, तीन भुजाएं हैं, इसका कितना होता है 180। ठीक, पांच भुजाएं पंचभुज ये बन गया हमारा, इसका अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो इसका एक फार्मूला है, देखिए फार्मूला क्या होता है कि हमें इन जितनी भी हमारी साइड्स है ना, सब साइड्स को जोड़ दो। ठीक है, सब साइड्स को जोड़ देने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखो लग रहा होगा कि अरे ये क्या कौन सी बात है, मैं बताता हूँ। कोई भी इमेज आप ले लो, कोई भी इमेज आप ले लो, उस इमेज में जितने इंडिपेंडेंट त्रिभुज बन रहे होंगे, जितने भी इंडिपेंडेंट मतलब जितने भी स्वतंत्र त्रिभुज बन रहे होंगे, एक त्रिभुज का तो 180 होता है, आपको बताया ना मैंने। इसमें देखो हमने अगर ये एक चतुर्भुज ले लिया, इसमें देखते हैं दो, एक ये दो त्रिभुज बने हमारे, दो त्रिभुज, तो इसका जो अंतःकोणों का योगफल होगा वो 2 इंटू त्रिभुज के, तो कितना हो जाएगा 360। इस तरीके से अगर हम पंचभुज ले लें, पंचभुज है, पंचभुज हमने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से, हमने क्या किया इसमें त्रिभुज बना देते हैं, कितने बने देखो, पंचभुज ही था ये वैसे हमारा है। अब एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, तीन त्रिभुज बन गए। अब और तो त्रिभुज कोई बन नहीं रहा, स्वतंत्र हो जो, क्योंकि अगर हम ऐसे त्रिभुज बनाएंगे तो हमारा ये कट जा रहा है, लेकिन नहीं, हमें ये नहीं लेना है, हमें सिर्फ ये लेना है। एक हमारा त्रिभुज ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, तीन त्रिभुज बने, और एक त्रिभुज का अंतःकोण का मान कितना होता है 180, तो उठाते हैं 54, 540 डिग्री जो हमारा होगा ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 540। आई होप आपको जो मेरा सोल्यूशन है वो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 119 की। बहुत ही बड़ा वीडियो जा रहा है, क्षमा चाहता हूँ, कोई बात नहीं, समझ में तो आपका आ ही रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। चलिए हमने मान लिया कि ये खंबा है, खंबा कुछ ज़्यादा ही मोटा बन गया, कोई बात नहीं, तो 4/7 भाग मान लेते हैं कि 4/7 भाग इतना मान लेते हैं, ये है इतना भाग कीचड़ में धंसा है। ओके, ये 3/7 भाग हमारा ऊपर है और 4/7 भाग हमारा नीचे है। ठीक, अब कह रहा है कि धसे हुए भाग का, इस भाग का ध्यान देना है, इस भाग का 1/3 बाहर निकाली जाता है, मतलब 4/7 भाग का 1/3 कितना हो जाएगा 4/21, इतना भाग बाहर निकाल लिया जाता है। ये बाहर निकाल लिया गया, बाहर निकाल लिया ना। चलिए अब कितना भाग नीचे बचा, तो बचा भाग कितना हो जाएगा 4/7 से हम 4/21 कम कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 21 हमें हर बराबर करने हैं। तो आ जाएगा 12 - 4/21, ये कितना आ जाएगा 8/21, इतना भाग हमारा अंदर धसा है। हमने मान लिया कि ये x है, x, तो इतना भाग कितना 8x/21 कितने के बराबर कह रहा है 8 के बराबर है कह रहा है, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, 21 के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, x बराबर कितना आ गया 21 मीटर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21 मीटर, जो है वो जमीन के अभी भी नीचे जो हमारा पूरा खंबा है उसकी पूरी लंबाई है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है,
ए और बी दोनों मिल के किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ओके, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है और क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं। एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं, तो वो कर देंगे 1/12, 12 का 1/12 कर देंगे ना, समझ गए ना। ऐसे ही हम करेंगे बी प्लस सी 15 और इसका कर देंगे सी प्लस ए 20। जब इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 दिन। जो हमारा ए अकेला उस काम को करेगा वो कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन। देखिए, एक इससे चीज़ से और हम आपको बता देते हैं कि क्यों ये और हम कर सकते हैं। ए अकेला 10 दिन में तो कभी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सबके साथ मिलकर कोई 10 दिन में नहीं कर पा रहा है, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इसके बाद ए सी के साथ मिलके भी 20 दिन में कर रहा है, इसका मतलब है कि ये भी नहीं हो पाएगा। अब ए और सी दोनों 20-20 दिन ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सी और ए के बराबर इतना काम हो नहीं रहा कि 20, जब जो दोनों 20 दिन में कर रहे थे तो ऐसा तो मतलब है ही नहीं कि ये अकेला 40 दिन में उसको करेगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ये भी नहीं आएगा, आंसर आएगा ये। बट अगर हम इन भिन्न को सॉल्व कर लेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 30 डेज। तो आंसर हमारा आ गया 30 डेज। तो ये था पूरा सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।